नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन के साथ है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ठोस वस्तु में ऊष्मा संचालन की दर खाली स्थान पर निर्भर नहीं करती है। सामग्री की घनता पर, सामग्री के आयाम पर, घर्षण पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसको आप बताइएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन की दर है वो घर्षण पर है वो निर्भर नहीं करते हैं। ठोस वस्तु में क्या होता है दोस्तों, ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन का जो दर है घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से क्या करते हैं दूसरे वस्तु में, है ना, एक वस्तु है तो वहां से दूसरे वस्तु में क्या करेगा, स्थानांतरित होता है। और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर है वो दोस्तों निर्भर करता है। जो ठोस वस्तु में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या है, निर्भर करता है, लेकिन घर्षण पर है वो निर्भर नहीं करता है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया है। दूसरा क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, दूसरा प्रश्न बोलता है खाली स्थान तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। संवहनी संबंध पर, तंत्रिका तंत्र संबंधी पर, उत्सर्जन संबंधी या फिर श्वसन संबंधों पर। तो यहाँ पर तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करने के लिए कौन चीज मदद करता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संवहनी संबंध है ना, वो आपका बिल्कुल सही है। कारण क्या है, संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण को एक विशेष विधि होती है दोस्तों। इसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ जैसे कि गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण मतलब संवहन द्वारा ऊष्मा का लेन देन है वो होता है। तो ठोस पदार्थ है दोस्तों, उसमें संवहन संभव नहीं होता है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन के माध्यम से ऊष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि रहती है। इस वजह से आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखती है, क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सूचलक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है या फिर ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊन ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। इस वजह से जो ठंड का मौसम होता है, जाड़े में, है ना, ऊनी कपड़े जाड़े में क्या करते हैं, गर्म रखता है। इसका कारण क्या है, ऊन होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, शरीर की गर्मी को बाहर जाने से क्या कर देता है, यह रोकता है। दूसरा चीज क्या है, इसमें ऊनी कपड़ों के जो छिद्रों में क्या है दोस्तों, हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है ना, जिस कारण शरीर में ऊष्मा की हानि है वो नहीं होती और वहीं पर है वो बन रहता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस है वो होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, सफेद होता है, नीला होता है, काला होता है या फिर भूरा होता है। तो कौन सा कलर का होता है दोस्तों, यहाँ पर जो कुकर का अंदर का जो रंग है दोस्तों वो कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही। जो सौर कुकर है, सौर कुकर है ना, उनका जो अंदर का जो भाग होता है वो काले रंग का
होता है। सौर कुकर या उसको ओवन बोले जाते हैं, ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करेंगे इसे और उसी से ही वो क्या करते हैं, पकाते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का जो रंग होता है वो काला होता है ना। जो ऊष्मा का क्या कहते हैं, जो काला रंग है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से क्या है हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसके ऊपर यह दोस्तों जैसे कुकर है उसके ऊपर में एक क्या है, दर्पण लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है और इस पर एक कांच की ढक्कन होते हैं जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है और जल्दी से वो खाना है वो पक कर तैयार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, बीज से, नीलगिरी से, कुनैन से या फिर मैपल से। तो दोस्तों जो क्विनिन है मलेरिया की एक दवाई है, उनको किसी से वृक्ष के कौन से भाग से है वो प्राप्त किया जाता है, पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह दोस्तों वृक्ष की जो छाल है ना, उसमें जो कुनैन है उससे प्राप्त किया जाता है ना। मलेरिया है दोस्तों, आपका जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर इसके काटने से है होता है और यह प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है ना, परजीवी से होने वाली बीमारी होती है, इसी वजह से है ये फैलता है। इसके इलाज के लिए जो क्विनिन दवा का प्रयोग करते हैं जिसे कुनैन नामक वृक्ष के साल से है वो क्या दोस्तों आपका प्राप्त किया जाता है। जो छाल होता है, कुनैन का छाल वाला भाग होता है, उससे है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन समझ आया गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक या फिर हैजा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैजा। खांसी, जुकाम, निमोनिया और तपेदिक या क्षय रोग आदि वायु के माध्यम से दोस्तों ये पूरा फैलते होते हैं, है ना। निमोनिया, तपेदिक है, सामान्य जुकाम, ये क्या करते हैं, हवा के वायु के माध्यम से है वो फैलते हैं। और लेकिन हैजा हैजा है दोस्तों वो दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों और मक्खियों के द्वारा है दोस्तों वो फैलता है। इसके वजह से आपका जो हैजा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हैजा रोग का जो कारक होता है दोस्तों वो विब्रियो कॉलेरी होता है ना। विब्रियो विब्रियो कॉलेरी कॉलरिन है वो ये होता है जिसके ये जो जीवाणु है विब्रियो कॉलरी जीवाणु है ना, इसी के वजह से है दोस्तों आपका जो हैजा रोग है वो होता है। और उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी और हैजा रोग के क्या है, ये सब क्या है, प्रमुख लक्षण है। तो इसको ध्यान रखें कि ये भी क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है, हैजा का, डेंगू का, मलेरिया का या फिर आंत्र ज्वर का। तो यहाँ पर एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी आपका डेंगू, है ना। एडिस मच्छर है, एडिस मच्छर आपका है, एडिस एजिप्टी मच्छरों की एक प्रजाति होती है दोस्तों जो डेंगू, बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार का वाहक होता है। और इस वंश के मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यह जो डेंगू है वो क्या कहते हैं, एडिस मच्छर से के रूप में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर के। यहाँ पर निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फिर हाइड्रोजन चक्र। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भू रासायनिक चक्र में जो अवसादी चक्र के रूप में होता है वो आपका सल्फर चक्र होता है। तो सल्फर चक्र दोस्तों एक प्रकार का अवसादी चक्र होता है जो कोई भी प्राकृतिक चक्र जिसके द्वारा जीवित पदार्थ के आवश्यक तत्व परिचालित होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र है वो कहलाता है। अवसादी चक्र क्या होते हैं दोस्तों, तो अवसादी चक्र वे चक्र होते हैं जिनमें चट्टानों का अपक्षय और खनिजों का अपरदन के साथ साथ पर्यावरण में इसके संचलन और पृथ्वी की पपड़ी में वापस आना है वो शामिल होता है। जैसे आपका फास्फोरस चक्र हो गया, कैल्शियम चक्र, आयरन चक्र और सल्फर चक्र, ये आपका क्या होते हैं, भू रासायनिक चक्र की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता खाली स्थान का लक्षण है, संधि शोध का, गठिया का, आमावात का या फिर आम्वयनिक हृदय का। तो यहाँ पर इसको जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो गठिया रोग है ना। गठिया
यहाँ से है गठिया है, यही लक्षण होता है। कारण क्या है, रक्त में जो यूरिक अम्ल की मात्रा है वो बढ़ने के कारण दोस्तों यूरिक अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में है वो जोड़ों में कंडरा और आसपास के ऊतकों पर क्या होते जाते हैं, वो धीरे धीरे है वो जमा होते जाते हैं, जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसी को ही हम गठिया रोग है वो बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो कौन सा है दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन दिया गया उनमें कौन सबसे ज़्यादा काम है कर सकता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बंदूक की एक चलती हुई गोली है दोस्तों, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो बंदूक है वो फटाक से है वो चले जाते हैं और लग जाता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम है ना, सॉरी द्वितीय नहीं बोलता हूँ, गति का तृतीय नियम है जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया नियम है वो लागू होता है। इसी की वजह से आपको बंदूक की एक चलती हुई गोली होती है वो आपका सबसे ज़्यादा अधिक कार्य कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 का घात 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? 25, 2.5, 2500 या फिर 250, है ना। तो यहाँ पर जो ऊर्जा की खपत हुई है दोस्तों, इसमें इसकी जो यूनिट है वो कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो क्या होता है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 250 यूनिट है वो हो जाएगा। कारण क्या है? तो ऊर्जा एक ऐसा कारक होता है दोस्तों जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है वो उत्पन्न होती है, उसे ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और ऊर्जा है उसकी एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है ना। एक यूनिट जो जूल है आपका, है ना, एक यूनिट जूल है उसका जो मात्रक होता है 1 किलोवाट हॉर में, इसका जो मात्रक होता है वो 3.6 है ना, 3.6 गुणा 10 के घात 6 है ना जूल है वो होता है। तो कुल ऊर्जा है आपका, आप जैसे ही काटेंगे यहाँ पर से इसको बनाते जाएंगे तो जो बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको मान रखना है 900 गुणा 10 के घात 6 ये मान रखेंगे, उसके बाद बट्टा करेंगे तो उसमें यहाँ पर इसका जो मान है उसको रख देंगे 3.6 गुणा 10 के घात 6 है, इसे यहाँ पर करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 3.6 है और 900 है। इसको जैसे ही हम काटेंगे तो यहाँ पर है जो आपका 250 है वो 250 यूनिट है वो आ जाता है ना। इसको और सॉल्व करके आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा, वेग, शक्ति या फिर बल। तो यहाँ पर कार्य करने की जो दर है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति कहलाता है। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या करते हैं? उसकी शक्ति या सामर्थ्य है वो कहा जाता है, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही जो शक्ति है वो कहते हैं। इसका मात्रक आपका जूल प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, या फिर इसका वाट होता है। जूल पर सेकेंड या फिर वाट इसका क्या होता है? मात्रक होता है। यह एक प्रकार से क्या होता है? अदिश राशि होता है। शक्ति आपका एक प्रकार से अदिश राशि है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, या फिर ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या बोलते हैं? ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरित है वो होता रहता है। इसको जैसे आप बोल सकते हैं, इसके आधार पर बता सकते ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है उसमें है ना केवल एक रूप से क्या है दूसरे रूप में है वो परिवर्तित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्प्लावकता जिसको बॉयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? यहाँ पर जो बॉयंसी है दोस्तों उसको पहचानने का को
जो श्रेय है वो कौन से वैज्ञानिक को दिए गए? नील्स बोर को, केपलर को, आर्किमिडीज या फिर केन रुथरफोर्ड है उनको। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो उत्प्लावकता है, उत्प्लावकता के सिद्धांत का आधार पर जो जहाज पानी में तैरते हैं, है ना, उनकी जो खोज है वो सर्वप्रथम दोस्तों आपका आर्किमिडीज को है वो जाता है। इनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती जाती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज है वो आर्किमिडीज के द्वारा है वो बोला गया था। नील्स बोर की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो नील्स बोर क्या है? नील बोर के द्वारा क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था नील बोर के द्वारा। केपलर की बात करते हैं तो केपलर है सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया था। और केन रुथरफोर्ड है, इनके द्वारा क्या है ये, तो क्या थे? रुथरफोर्ड है, तो ये क्या थे? जो न्यूजीलैंड के है वो एक महान क्रिकेटर के रूप में है वो जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, दबाव को खाली स्थान से मापा जाता है। द्रव्यमान एवं घनत्व, किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्रफल या फिर बल एवं दूरी को। तो यहाँ पर दबाव है उसको किससे मापा जाता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बल और उसकी क्षेत्रफल है उसके आधार पर है बल, जो दबाव है उसको बल और क्षेत्रफल से दोस्तों मापा जाता है। तो जो दाब होता है ना, दाब है, इनका जो सूत्र है वो क्या है? बल बल बटे जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल इन्हीं के आधार पर है इनको मापा जाता है। जैसी बल है और उसके जो क्षेत्रफल वो ज्ञात रहेगा तो आप इसका जो प्रेशर है उसको आप निकाल सकते हैं। दाब का जो मात्रक होता है वो दोस्तों आपका पास्कल होता है ना, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसका जवाब है आप बताते जाइएगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में दिया है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, बी में दिया इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, या फिर डी में दिया इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन है, जिसमें यहाँ पर जो उत्प्लावन बल के परिणाम है वो निर्भर करते हैं किसके पर? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन पर है दोस्तों, वह निर्भर करता है। किसी तरल है जैसा द्रव या फिर गैस हो सकता है तो उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। और उत्प्लावन बल जैसे नाव है, जलयान है, गुब्बारा आदि के कार्य के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले दोस्तों है जो आर्किमिडीज है उनके द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का घनत्व क्या होता है? 1000 किलो घन मीटर, 10 किलो घन मीटर, 1 किलो घन मीटर या फिर 100 किलो घन मीटर। तो यहाँ पर पानी का जो घनत्व है दोस्तों वो कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा 1000 किलो पर प्रति घन मीटर है वो होता है। यहाँ पर जो जल का घनत्व है दोस्तों आपका 1000 किलोग्राम है ना, पर 1000 किलोमीटर अपॉन यहाँ पर है जो आपका मीटर में रहता है वो है, साथ में क्यूब में रहता है, ये है ना घन मीटर है तो क्यूब में ही रहेगा, ठीक है। और जल जिसको पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दोस्तों अणु होता है और इस ग्रह की सतह के 70% का गठन करता है। और आमतौर पर मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वो 55 से 78% है वो होते हैं। 55 से दोस्तों यहाँ पर है जो 78% है वो मनुष्य के शरीर में है जल की मात्रा। पृथ्वी में भी दोस्तों यहाँ पर 71% हिस्सा है वहाँ पर है जल की मात्रा है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? न्यूलैंड है उनके आधार पर जो आवर्ती वर्गीकरण है आवर्त सारणी में, उसमें जो 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है दोस्तों? तीसरे तत्व,
नौवां तत्व, चौथा तत्व या फिर प्रथम तत्व की? यह केमिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही आपका कोई भी आवर्त सारणी है उसमें आपका एक स्थान से लेकर वो भार के आधार पर है वो बढ़ते जाएगा, तो जो 10वां तत्व है दोस्तों आपके तीसरे तत्व के बराबर होता है। ये आपको न्यूलैंड के आधार है उनके द्वारा बताया गया। न्यूलैंड है दोस्तों अंग्रेज रसायनज्ञ थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने सन 1864 में अष्टक नियम है को विकसित किया। उन्होंने पाया कि जो तत्व उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया तथा उसका जो गुण है वो प्रथम तत्व के समान है वो हो जाता है। मतलब जो भी गुण थे बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया और पाया कि किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे 8वें जो सांगीतिक स्वर का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ है वो होता है, उन्हीं के आधार पर है वो बताया। तो आवर्त सारणी में अगर 10वां तत्व है दोस्तों तो 8वें तत्व से ही क्या करेगा आएगा। यहाँ पर जो 10वां है वो तीसरे से लेकर 8वें, तो यहाँ पर है उनका जो परमाणु भार है वो रिपीट है होता जा रहा है। इसी वजह से है वो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डॉबे राइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, लिथियम, स्ट्रोंशियम या फिर ब्रोमियम या फिर लिथियम, पोटेशियम या फिर सोडियम। यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डॉबे राइनर ट्रायड है उसका प्रतिनिधित्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है वो करता है। 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में है दोस्तों एक जर्मन रसायनज्ञ थे जॉन डॉबराइनर ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वो तीन तीन के समूह में जिसको ट्रिप है ना तीन तीन के समूह में विभाजित किया और यह त्रियक मतलब ट्राइएड्स या फिर ट्रायड कहलाए। इन्हीं के अनुसार किसी त्रिक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर प्राप्त समूह में किनारों के तत्वों का औसत बीच में तत्व के परमाणु जो द्रव्यमान है उनके क्या होते हैं बराबर होते हैं। और इसी पर आधार पर है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक डॉबनर ट्राइड या प्रतिनिधित्व है वो किया गया था। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह। तो देखिए आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने, लुईस पास्चर ने, मैरी क्यूरी ने या फिर एंटोनी लेवोजियर ने? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। दिमित्री मेंडलीफ है उन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार है वो किया था। इनके द्वारा है वो 1869 ईस्वी में दोस्तों 1869 ईस्वी में है जो आपका क्या गया था आवर्त सारणी है उनका आविष्कार है वो किया गया था। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार क्या है दोस्तों तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान रखें। मेंडलीफ के समय जो ज्ञात तत्व थे उनकी जो संख्या थी दोस्तों वो 63 थे और इसके लिए जो आने भविष्य में आने वाले जितने भी तत्व है उनके लिए उन्होंने अलग से जगह है वो छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।